तो स्टार्ट करते हैं। तो आज है वर्क फॉर एनर्जी का लेक्चर नंबर 5 और आज का टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसको प्रूव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ा। क्या स्टेटमेंट था भाई कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन इसका मतलब क्लियरली ये समझ में आता है कि जो टोटल एनर्जी अगर हमारे किसी एक सिस्टम में है जिसमें 4-5 पार्टिकल्स हैं, जिसमें से कि आपका समझ लो ये फैन समझ लेते हैं, ठीक है, फैन समझ लेते हैं, रूम के अंदर है, ठीक। तो इसका सिस्टम में क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देते हैं, जिससे फैन क्या करता है, रोटेट करने लगता है ना। तो ये रोटेशन में क्या मैकेनिकल एनर्जी लगती होगी। ऑब्वियसली मैकेनिकल एनर्जी में दो पढ़ा था, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब क्लियरली है कि जितनी टोटल एनर्जी अपन ने सप्लाई करी थी वो टोटल एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक एनर्जी हम लोग मिस कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी मिस कर रहे हैं, हीट एनर्जी मिस कर रहे हैं, क्योंकि पंखा गर्म भी तो होता है ना। तो यहाँ पर दो एनर्जी है, कौन सी, हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी तो है ही है ना। इसका मतलब टोटल एनर्जी जितनी अपन ने दी होगी उतनी कंज्यूम भी हुई होगी। कंज्यूम होने का मतलब क्या है, उसका फॉर्म कन्वर्ट हुआ होगा, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गई होगी। अच्छा, तो जरा हम एक एग्जांपल लेते हैं वर्टिकली अपवर्ड मोशन में, ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग लेवल पर चेक करेंगे क्या टोटल एनर्जी बराबर है कि नहीं है। क्योंकि क्या बोला था अभी कंजर्वेशन लॉ कि टोटल एनर्जी हमेशा मेंटेन रहती है, वो कभी भी बदलने वाली नहीं है ना। तो अगर आपने मान लो कि 10 जूल की एनर्जी दी थी तो 10 जूल ही रहेगी। हो सकता है 10 जूल कुछ आपका खर्च हो जाए किसी और फॉर्म में, लेकिन जब सम करोगे टोटल तो आपको 10 ही मिलेगा, ठीक। तो मतलब आगे इसके मैं 3 स्टेज पढ़ाने वाला हूँ, देखो 1 2 3, ठीक है। तो मैं एक 3 से शुरू करूंगा, अगर तो 3 से नीचे आऊंगा 2 पर, फिर 2 से बनाऊंगा, मैं चेक करूंगा क्या टोटल एनर्जी मेरी हर जगह बराबर है या फिर नहीं है, ठीक। तो अभी ये एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा लिख लो, 2 लाइन लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो लिखिए द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द टोटल, क्या मैं शॉर्ट में लिखवाऊं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ताकि आप लोगों को बहुत लिखना पड़ता है वो नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड इसके आगे लिखिए एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ये दोनों मिलकर बनते हैं ना मैकेनिकल एनर्जी, एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको अच्छे से पता है अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा बेटा तो मैं क्या कहूंगा, मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूंगा। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगर मैं टोटल एनर्जी को इसको शॉर्ट में ई लिख दूं, कैपिटल ई लिख दूं, तो ये किसके बराबर होगा, ये के ई प्लस पी के बराबर होगा। इसका मतलब जो मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें अपन किसी एक हाइट से ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर हर स्टेज पर मुझे अगर मैकेनिकल एनर्जी देखना है तो मैं क्या देखूंगा, मैं काइनेटिक देखूंगा और मैं पोटेंशियल देखूंगा, और फिर मैं देखूंगा इन दोनों का सम बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर ये बराबर आएगा तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व्ड है, और नहीं आया तो नहीं। समझ में आ रहा है क्लियर। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पर टोटल काइनेटिक और टोटल पोटेंशियल की बात तो होगी ही होगी, ठीक है। लिखिए इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ, ठीक है। जो मैंने ऊपर लिखा है एक्सप्रेशन का वो चाहो तो इसके नीचे लिख लो। एंड काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को कई जगह पर कैपिटल यू से, और एक्चुअल में इसका डिनोशन भी बेटा कैपिटल यू से होता है। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर के ई प्लस यू। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी कंजर्व्ड है तो मैं किसी भी 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, परेशान मत हो, कोई भी चीज समझना है पूछ लेना। अभी सिर्फ सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो चीज समझने की कोशिश करना। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। मान लो मैं ये पोडियम के पास खड़ा हूं, ये पहला पॉइंट हो गया, ये पोडियम से मैं एक पॉइंट तक गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। कुछ वर्क हो रहा होगा जिससे कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, बात तो सही है। तो अपन वर्क काइनेटिक एनर्जी के हिसाब सोचेंगे तो वर्क डन विल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क जिस ऑब्जेक्ट पे करते हैं, मैंने कितनी बार सिखाया, वर्क ऑब्जेक्ट के ऊपर करोगे तो उसके अंदर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी को रीलोकेट करते हैं हम लोग, तो रीलोकेशन में तो काइनेटिक लग रहा है, लेकिन जब वो रुकेगा तो किससे रुकेगा, पोटेंशियल से रुकेगा कि नहीं रुकेगा,
तो इसका मतलब है स्टेट ऑफ चेंज हो रहा होगा। तो ऐसे केस में अगर कभी भी हमें टोटल एनर्जी निकालना है तो अपन क्या निकालेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी भी पॉइंट पे 1 to 2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए कंसीडर अ सिस्टम, हम लोग वही पहुंच रहे हैं। तो हमने मान लिया लेट अ सिस्टम, ठीक है, ऑन विच अब मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, एफ नेट इज इक्वल टू 0 कॉमा एफ इंटरनल इज इक्वल टू 0। एफ इंटरनल किसी को याद ना रहे तो लिख लेना इंटरनल फोर्स। जैसे कि भी अगर आपकी जैसे बाइक चलाते हो, है ना बेटा, तो बाइक चलाते हो तो पिस्टन मूव करता है कि नहीं करता है? तो पिस्टन मूव करता है तो पिस्टन की वजह से वाइब्रेशन आता है ना, गाड़ी से वो कभी पकड़ो वाइब्रेट करती है, क्योंकि उसके इंटरनल पार्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रही है और वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट हो रही है ना। लेकिन वो जरा सा भी आपके मोशन में डिस्टर्ब करते हैं कि जब गाड़ी चलती है उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। तो इंटरनल फोर्सेस को कभी भी अपन कंसीडर नहीं करते हैं जब भी ये जब सॉल्व करेंगे, जब भी वर्क की बात करेंगे, जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो कभी भी इंटरनल फोर्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख लिया मैंने इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब ये क्या है भाई, एंड कंजर्वेटिव, इनका नेचर बता दिया, ये कैसे हैं, कंजर्वेटिव। ये वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि आपका जो भी वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। पीछे पढ़ा के आ रहा हूं कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है तो वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो आपकी जो भी डिस्टेंस होगी, है ना। तो ये मैंने कंजर्वेटिव लिखने से आपको ये 3 बातें समझ में आ गई। ठीक, आगे देखिए, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा बताइए। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग टू, ये डबल सी होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होता है भाई, इसके हिसाब से अगर सर आप W निकालना चाहते हो 1 to 2 तो क्या आ जाएगा, ये K2 माइनस K1। क्या ये अंडरस्टूड है? ये अंडरस्टूड है, लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर हम मान लेते हैं कि इंटरनल फोर्स 0 नहीं है, मैंने फिर से तुम्हें एक केस दिया, ठीक है, क्योंकि मैं उसको सोच रहा हूं कि इसी में इंप्लीमेंट कर दूं। मैंने कहा कि अगर हम मान लेते हैं कि मेरा जो इंटरनल फोर्स है वो 0 नहीं है बट वो कंजर्वेटिव है, वो क्या है, वो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो योगदान करेगा, कुछ योगदान तो करेगा। और अगर वो 0 नहीं है और कंजर्वेटिव है, इसका मतलब है उसको फर्क नहीं पड़ेगा ऑब्जेक्ट किस प्रकार का मोशन कर रहा है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसका तब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, यस कर सकता हूं। अगर मेरा जो मोशन है वो सिर्फ इंटरनल फोर्स के कारण हो रहा है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी तो फोर्स ही है ना, तो काम तो करेगा ये, और जब भी काम करेगा तो अगर ये कंजर्वेटिव है इसका मतलब है मैं सिर्फ इनिशियल, मतलब जो आपका फाइनल पॉइंट है वो देखूंगा और इनिशियल देखूंगा, और दोनों पॉइंट में मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए, बिकॉज़ फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो उससे आसानी से मैं वर्क डन निकाल लूंगा, मुझे डिस्टेंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं लिख सकता हूं ये, ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ जरा, अब अगर इंटरनल फोर्स लग रहा है, मैंने बोला है निगेटिव होगा, ये आंसर जो आएगा वो निगेटिव होगा, तो क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? हाँ, अच्छा मुझे ये बोला, ये बराबर होगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैंने गलत बोल दिया? गलत बोल दिया? सोचो, फिर से सोचो, क्योंकि देखो नेगेटिव साइन क्यों, अगर आपका चेंज पॉजिटिव है जिसका मतलब है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हुई होगी, है ना, क्योंकि आपने अभी बताया कि भैया वो रेस्ट पे था तो उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी, और अगर वही एनर्जी वो इस्तेमाल करके, इंटरनल बोल दिया ना मैंने क्या बोला, इंटरनल तो मतलब वही हो गया जो स्टोर्ड एनर्जी थी मेरी, तो वो एनर्जी कंज्यूम हुई होगी तभी तो अपन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। भाई तुमने खाना खाया, खाना क्या है, इंटरनल एनर्जी है ना तुम्हारी बॉडी की, तुमने खाना खाया, तंदुरुस्ती आ गई, फिर तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम जो भी वर्क करोगे वो किस वजह से, इंटरनल एनर्जी से कर रहे हो ना, कि कोई एक्सटर्नल है, कि तुम वो जो कठपुतली होती है उसमें कोई और चला रहा होता है, वो एक्सटर्नल वाला केस हो गया। लेकिन जो हम लोग करते हैं वो तो हम पूरा का पूरा इंटरनल अपने जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टमक जो भी उसको पचा रहा है, जितनी एनर्जी हमें दे रहा है उसी से तो कर रहे हैं ना। तो हम लोग तो एग्जाम्पल हो गए इसका, जो इंटरनल एनर्जी से सारा वर्क
कर रहा है। तो इस केस में जो चेंज आएगा वो निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मेरी एनर्जी घट जाएगी बाद में या बढ़ जाएगी? भैया मेरे पास पहले खाना खूब ढेर सारा खा लिए, तो पेट फुला हुआ, खूब एनर्जी, फिर काम करने लगे, थक गए, तो मेरी बाद की एनर्जी लो होगी ना, मैं थक गया तो इसका मतलब ये तो हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। तो गलत क्या लिख दिया हमने? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से ये होता है, समझ में आ रहा है? तो ये इसके बराबर लिख लो फिर, ठीक। आगे देखिए, तो अगर हम चाहें इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करेंगे। अब मुझे इसकी जरूरत तो है नहीं, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। कैसे किया मैंने? वर्क काइनेटिक एनर्जी और वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम यूज किया। भूल गए, पीछे पढ़ा गया था, जाके रिवीजन कर लेना। वर्क पोटेंशियल क्या कहता है? वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। और ये किसके और बराबर होता है? वर्क काइनेटिक एनर्जी कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये पॉसिबल तो ये नेगेटिव होना ही होना है, क्योंकि बिकॉज पोटेंशियल घटेगा ही, तब पोटेंशियली तो कंज्यूम हो रहा है टू मेक श्योर कि ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि अगर चाहें अपन तो इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके। तो लिखिए जरा, u2 माइनस u1 के आगे माइनस साइन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? u1 पॉजिटिव हो जाएगा और u2 नेगेटिव, यही तो हो जाएगा। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर व्हाट? ये 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, और इक्वेशन नंबर 3 कैसे दिखेगा मेरा? देखो देखा, k2 माइनस k1 इज इक्वल टू माइनस u2 माइनस 1। सही है, चेंज सही होता है, ठीक। तो यहाँ पे जगह k2, ये देखो k1 इधर भेज दिया बेटा, तो ये माइनस u2 प्लस u1 प्लस k1। गलत है क्या? कैप देखो ध्यान से, आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। ये माइनस में था, बाहर ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट खुलेगा तो u2 निगेटिव में जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर देखो ये प्लस u1 हो गया और k1 यहाँ माइनस में था, इसको यहाँ से इधर भेजे तो क्या हो जाएगा? प्लस k1। ठीक बड़े भाई, अब देखो इधर, एक बराबर देख लो, अगर मैं चाहूं तो इसको इधर भेज दूं, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? देखते जाना ध्यान से, क्या दिखा? k2 प्लस u2 इज इक्वल टू k1 प्लस, अरे ध्यान से देखो, ये तो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। k2 का मतलब पॉइंट 2 पर, मतलब फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी तो पढ़ाया था कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक प्लस, ये तो प्रूफ होता जा रहा है। फिर मैंने देखा, सर देखा ध्यान से, तो k1 प्लस u1, तो इनिशियली हो सकता है पोटेंशियल ज्यादा हो, काइनेटिक कम हो, लेकिन टोटल तो दोनों का बराबर है ना। इसका मतलब क्लियर है। यही तो प्रूफ करना था कि भैया जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि आपकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड बनी रहेगी, यानी कि टोटल हमेशा बराबर बनी रहेगी, चाहे आपकी काइनेटिक कुछ हो, पोटेंशियल कुछ हो। क्लियर है? एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि नाम क्या है? एक को कहते हैं रेस्ट एनर्जी, एक को कहते हैं मोशन एनर्जी। तो इसका मतलब जब अपन रेस्ट पे थे तो यू ज्यादा होगा, और जब मोशन रहेंगे तो यू कम होगा। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, इसका मतलब टोटल करेंगे तो बराबर हमेशा आता रहेगा। मान लो पहले 2 था, एक 4 था, तो टोटल कितना है? 6। फिर एक 4 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तो ऑटोमेटिकली फिर से 6 ही आएगा ना। इसका मतलब है टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड बनी रहेगी। ये तो एक तरीका था प्रूफ करने का। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल से प्रूफ करूंगा, इतना नोट कर लो फटाफट। हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि आपका टोटल एनर्जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये थर्ड, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ये जो लास्ट वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तभी ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो रट के कुछ नहीं कर सकता। फिर से सोच लो, कुछ भी समझ ना आया हो तो पूछ लो मुझसे, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर ये दोनों का सम इन दोनों के बराबर है, मैंने क्या बोला? इन दोनों का सम इन दोनों के बराबर है, तो अगर इन सबको एक तरफ लेके आए तो चेंज इन k2 माइनस k1 बन जाएगा और u2 माइनस u1 बन जाएगा। सुनना बेटा ध्यान से, इसका मतलब k2 माइनस k1 क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और u2 माइनस u1 होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वह सम क्या होता है? 0 के बराबर, यानी कि चेंज ही नहीं आया कुछ, चेंज ही नहीं आया कुछ, है ना। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं इसको यहाँ पे फाइनल कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 0। इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू आप रख सकते हो,
ठीक है, लेकिन जीरो का मतलब हो गया कि खल्लास, कुछ नहीं है ना। तो एक लाइन लिखो, इफ देयर इज नो नेट वर्क डन बाय any external force, by any external force or any internal, और अब डिनोट है यहाँ पर, ध्यान देना, any internal नॉन कंजर्वेटिव, मैंने बदल दिया है थोड़ा सा, नॉन कंजर्वेटिव मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि इसने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि ये हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। तो क्या होगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व बनी रहेगी, यानी कि कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। आगे नोट करके लिखो, ये न्यूमेरिकल के लिए होता है बेटा, नोट हमेशा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के लिए, कुछ नहीं पढ़ो तो ये पढ़ के चले जाना, ठीक है। लिखो, देखिए, इफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड या फिर और, दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड या फिर और दोनों, कोई गलती लिख लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं और लिख रहा हूं, और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, बेटा याद रखना मैंने नॉन कंजर्वेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क, मैंने कहा कि इस बार कार्य कर रहे हैं, इसके पहले के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं कर रहे हैं, पढ़ दे रहा हूं वापस से, इसमें लिखा है कि कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं आपके एक्सटर्नल फोर्स या फिर नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। इस बार मैं कह रहा हूं कि करेंगे, क्योंकि ये दिमाग में आता है ना कि करेंगे तो क्या होगा, मैंने तो पढ़ाया नहीं, तो करेंगे तो क्या होगा, तो लिखिए, ठीक है, क्या लिखा आगे, फोर्स डू वर्क, ठीक है, बाय दीज फोर्सेस, या फिर ऐसे लिख लो, देन सॉर्ट कर रहा हूं तुम लोग के लिए, देन इट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब मैंने कहा कि ये तब क्या होगा जी, क्योंकि तब आपका ये वाला इक्वेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब आपने सिस्टम में एक्स्ट्रा फोर्सेस ले आ दिए, तो स्टेट चेंज हो रही है, समझ में आया। तो इसका मतलब किसके बराबर होगा बेटा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, और चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा तो है, चेंज इन यही तो होता है, ठीक है। चेंज इन मैकेनिकल मतलब ये वाला जो पार्ट लिखा है, ये तो निकालना आता है K2 - K1 और U2 - U1, ये अपन कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, आंसर जो आएगा वही होगा इसका, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नोट कर लें इसको, फटाफट हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये हेडिंग ऊपर लिखी हुई है, अभी तो ये जो लिखा हुआ है इस टॉपिक से इसका कोई लेन देन नहीं है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, ये फिगर तो बना ही सकते हो, ठीक है। देखिए एक है स्लाइड, इसको नहीं है, ये वाला फिगर यहाँ से हटा, चलो अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है, लिखिए, लेट अ बॉल ऑफ मास m, लिखिए बहुत सिंपल है ये, बस एक ही ले लिखूंगा, लेट अ बॉल ऑफ मास m
बी ड्रॉप्ड फ्रॉम बी, बेटा एक ही बताओ, चलो अच्छा छोटा सवाल है, बता लोगे, थोड़ा सोचो। ड्रॉप्ड फ्रॉम, इसी के बाद पूछूंगा, फ्रॉम पोजीशन 3। अगर ये हमने ड्रॉप कर रहे हैं बेटा, तो ये कौन सा टाइप का मोशन कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, फ्री फॉल मोशन, या किसी और? हाँ, फ्री फॉल ना, हमने तो कुछ बल दिया नहीं है, तो तुम्हें सोचना कैसे है, तुम्हें सोचना है कि फ्री फॉल, फ्री फॉल में होता क्या है, एक ही फोर्स लगता है, धरती माता नीचे लेके आ रही है। तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बॉल बना देता हूँ, है ना, और यहाँ पर तुम्हारे लिए मैं एफबीडी भी बना ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी बॉल, और इस पे लग रहा है एक ही फोर्स लग रहा है mg। और ध्यान सुनना, अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 3 बिकॉज द बॉल विल बी इनिशियली एट रेस्ट। मैंने ड्रॉप किया ना, तो जीरो से स्टार्ट होता है फ्री फॉल में, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो u आएगा वो क्या आएगा? जीरो। तो u जीरो हो गया, यानी कि u किसको रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक, अपना इनिशियल वेलोसिटी को, है ना। स्मॉल u किसे रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब अगर अपन सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। v की जगह अपन u पुट करेंगे, और u की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब इस पॉइंट पर तो भैया जो वैल्यू है वो काइनेटिक की जीरो रहेगी। लेकिन जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन, है ना। तो वर्क डन कितना जाएगा? mg फोर्स हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है देखो, तो यहाँ आंसर कितना आया? यहाँ कैपिटल U आ गया। और ध्यान से जब मैंने देखा तो ये जो कैपिटल U है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh प्लस जीरो। इक्वेशन नंबर 1 तो मैंने आपके लिए लिख दिया, तो लिखो एट पॉइंट 1 मैंने वहीं डिराइव कर दिया है, आप यहाँ पर लिख लो। एट पॉइंट 1 लिखोगे पहले, एट पॉइंट 3 2 1 लिखेंगे हम, ठीक है, मेरी मर्जी, हम 3 2 1 करेंगे, क्या दिक्कत है? 3 पे है 3 से करेंगे, ठीक, 3 से है 3 पे करेंगे, क्या दिक्कत है? 3 पर क्या हो जाएगा सर? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? mgh। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं एट पॉइंट 2। अच्छा, मैं अगर चाहूं तो मैं क्या 1 पे पहले बात कर लूं और फिर 3 पे 2 पे बाद में बात करूं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। 1 आसान इसलिए है क्योंकि 1 आखिरी पॉइंट है, ठीक है। चलो उस पे जाएंगे वापस से, जगह छोड़ दो थोड़ी सी। एट पॉइंट, तो 2 ही लाइन छोड़ दी, 2-3 लाइन, ठीक। एट पॉइंट 1 यहां शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। अब मेरी बात फिर से सुनना, वही दिमाग लगाएंगे। जब मेरी डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक थी, जब मैंने जहां से इनिशियल पॉइंट है वहीं वापस पहुंच गए, यहीं से तो ऊपर गई होगी। हम सेकंड फेज का मोशन देख रहे हैं ना, बॉल को पहले मैंने ऊपर उछाला होगा, तभी तो पोजीशन 3 तक पहुंचेगा, ऐसे हवा में तो नहीं पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब रेफरेंस लाइन तो मेरी नीचे ही आने वाली है, और उसके बाद ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब वो सेकेंडरी पार्ट ऑफ मोशन हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहां जब आ गए तो वही इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg है इसका, तो mg इंटू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉइंट 1 पर तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया? ये तो क्लियर है ना। अब एक और चीज कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन पढ़ाया था। तो आपकी जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट पे था, तो जब जिस पॉइंट पर वो टच करेगा अर्थ को, उस पॉइंट पर उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी कि नहीं होगी वेलोसिटी की? ये पता है कि नहीं पता है? तो एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, वो फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना भैया, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप कह दोगे सर जी ऐसे लिख दोगे, हाफ mv² लिख दो सर, लेकिन इससे तो mgh नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रूफ मुझे ही करना है ना। अभी मैं 2 प्रूफ करूंगा, फिर बीच वाला तो ऑटोमेटिक कर दूंगा। इसका मतलब है अगर कंजर्व है तो ये क्या आना चाहिए था? ये जीरो है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये भी mgh के बराबर होना चाहिए था। तो mgh बनाओ, v का ये फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला है? √2gh। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 और gs होता है यहाँ पर, s की जगह h क्यों आ गया? बिकॉज जो आपका टोटल हाइट है, ठीक है, जितना टोटल पाथ को कवर कर रहा है। तो जब ये पुट कर देंगे आप, तो इस जगह हाफ m इंटू रूट हट जाएगा, जाएगा 2g
ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? और फिर से टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0 प्लस mg। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों सेम है। इसका मतलब अभी तो इतना समझ में आ रहा है कि एनर्जी कंजर्व्ड है। अब बात करते हैं यार कि ये 2 का क्या लोचा है, ठीक है? तो बेटा पहले ये बताओ डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे? आप कहेंगे सर 3 से 2 के बीच की जो दूरी होगी, अगर 3 से 1 के बीच की दूरी h है और 1 से 2 के बीच की दूरी कितनी x है, तो h में से x घटाएंगे तो मिल जाएगा हमें h माइनस, ठीक है ना? देखते हैं ना, एकदम आराम से देखो देखो तुम्हें आ जाएगा। तो पहले मैं क्या काइनेटिक करूं? चलो काइनेटिक अब दिमाग में आ गया तो काइनेटिक करेंगे। तो ये जाएगा हाफ m, इसको अपन क्या लिख दें? ये v लिखा है, इसको क्या लिख दें? v डैश लिख दें? लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? v डैश या v1 का स्क्वायर, v1 कर देते हैं यार, v1 करेंगे तो आसान रहेगा। लो भाई v1 स्क्वायर। और तो v1 का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो बगल लिखा हुआ है, तो ये √2g, h की जगह h क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ना, दैट इज h माइनस, ठीक है ना? क्लियर? अब इसी प्रकार से अपन 2 पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? वो भी mg इंटू h माइनस x, ठीक है? तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? mg h माइनस, अब टोटल एनर्जी कैसा दिखेगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, तो ये पुट करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? mg h माइनस, गलत है क्या? गलत है? चलिए परफेक्ट है। एक मिनट, क्या हो गया बेटा? चैट में रिप्लाई करिए किसी को डाउट हो तो। एक मिनट यहाँ mg h माइनस x कैसे हो सकता है? या तो mg x हो सकता है ना, यहाँ तो गलत हो गए तुम लोग। कैसे गलत हो गए? अरे भैया हम लोग क्या बोल रहे थे तो सुनना ध्यान से। अरे जो फॉर्मूला होता है वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू जो इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी ना। तो भैया फाइनल ये है, इनिशियल मेरा ये है, मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं, पोटेंशियल की बात हो रही है ना, तो वो h माइनस x कैसे हो सकता है? ये तो ये वाली दूरी होगी ना। पोटेंशियल की जब बात होती है तो रेफरेंस लाइन इनिशियल, और जब फोर्स आ गया तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहता है? मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जलेबी बना दो या चाहे सांप कितना चल के आ जाओ, इट डजंट मैटर टू मी, है ना? मुझे पाथ से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी चाहिए। तो इसमें इनिशियल तो यही है भैया और फाइनल तो ये हो गया, तो दूरी तो x होनी चाहिए ना। h माइनस x कहां से आ जाएगा? अब सही है, तो इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा? इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी इक्वल टू mgh माइनस mgx और यहाँ पर प्लस mgx। क्या ये कैंसिल आउट हो गया? ये इसको अलग कर लो भाई, नहीं तो ये मैच कर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आंसर कितना आ गया? mgh, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। इसका मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड बनी हुई है, यानी कि बराबर बनी हुई है, हेंस प्रूफ हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1, इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखना मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट 2 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट 3, ठीक है? तो मैं यहाँ ऐसे छोटा सा करके व्हाइट कलर से लिख देता हूँ, ठीक है? स्टार बनाकर। तो हमने सीखा कि me at 1 is equal to me at 2 is equal to me at, ठीक है? पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या सीखा? जब ग्रेविटेशनल की बात हो रही हो तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mg into x। x क्या है? x की वैल्यू बदल सकते हो तुम, x मतलब दूरी किससे? हमेशा रेफरेंस पॉइंट से, ठीक? तो ये फॉर्मूला परमानेंट हो गया। फिर इसी प्रकार से मैंने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो अपन क्या कर सकते हैं? mg माइनस h क्या है? जो टोटल मैक्सिमम हाइट हो सकती है ऑब्जेक्ट की। x क्या? जितनी भी पोजीशन पर तुम हो रेफरेंस लाइन से, जिससे तुम्हें हमेशा ये एक फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ठीक है? किसी भी पॉइंट 2 3 मतलब बीच में कोई भी पॉइंट बनाएंगे अपन तो h तो पता ही रहेगा, ठीक है? x को हम पुट कर देंगे तो बेटा ये देखो हमेशा काइनेटिक मिल जाएगा।
फिर x पता चल जाएगा तो हम कभी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक। और आंख बंद करके जब वर्टिकली हो तो mgh निकाल देना है, आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी केस में। अगर तुमसे काइनेटिक या पोटेंशियल पूछेंगे तब ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो कोई जरूरत। हाँ ठीक है, ये हो गया, ठीक है बेटा। चलिए मुझे चाहिए बताओ, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट बना के भी लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो यार, क्योंकि ये पॉइंट अब मैंने कहा कि एक रॉड है, मैंने क्या कहा, जिसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, एल एल एल, ठीक है, रॉड की लेंथ एल। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी बताओ मुझे, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हाँ mgl कर देना बेटा, mg लगेगा का, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बताया मैंने कि फोर्स कहाँ लगता है। एफबीडी में, एफबीडी का तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है ना, पूरे ऑब्जेक्ट को एक सेंटर से रिप्रेजेंट किया जाता है या पॉइंट से। वो पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ मास, जो कि यूनिफॉर्म रॉड में टेंशन पढ़ाया था, टेंशन का एक स्पेशल केस पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को अलग अलग पॉइंट पर टेंशन निकालना था, उसमें भी बताया था मैंने कि mg का। और फिर उसके बाद हम लोग ने सीखा था बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम में, क्या सीखा था भैया, कि अगर हम टोटल निकालेंगे किसी भी फोर्स पर यूनिट लेंथ करते थे उसमें, क्योंकि अलग अलग पॉइंट वैरी कर रहे थे। तो मेरे बड़े भाई, तो ये तो होगा हमेशा, क्या सिखाया था, मिड पॉइंट पर होता है, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो यूनिफॉर्म शेप हो, कुछ मत करो, बस उसका मिड पॉइंट निकाल लो, आपको मिल जाएगा। तो इस केस में कहां आ गया, mg आ गया आपका L/2 पर। तो अभी पीछे करके आए हो, mgx बना के आए हो ना, तो अब तो सीख गए कि mg की दूरी किससे, रेफरेंस लाइन से। तो यहां से दूरी कितनी है, L/2, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस L/2, तो इसका मतलब पोटेंशियल कितनी आ जाएगी, और तुम जैसे गधों के लिए उसमें एक होगा mgl, ताकि तुम mgl लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये है इसका, मेरे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग कहेंगे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये हमारे बस का नहीं है, लेकिन जो जरा सा भी कंसेप्ट पे रहेगा और ज्यादा प्रेशर नहीं लेगा, उसके लिए 2 लाइन का आंसर है इसका बस, ठीक है। जो क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई और इधर उधर देखेगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा। जिसको पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन मैंने पढ़ाया था कि एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स की वैल्यू होती है माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिखवाया है तुम्हारे नोट्स में, अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था कि du/dr के बराबर होता है। जिसको ये कंसेप्ट पता रहेगा उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का जरिया है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन द एटम एंड एटम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, हैज इट्स ओरिजिन इन द इंटरैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। मतलब क्लियर में दिमाग में आ रहा है भाई, न्यूक्लियाई की बात हो रही है तो फिर न्यूक्लियस रहा होगा, जिसके अंदर क्या होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसके शेल्स में पाए जाते हैं। सो कुछ नहीं आता, उतना दिमाग में क्लियर हो ही गया होगा। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसका मतलब है ये फोर्स कंजर्वेटिव, मेरे दिमाग में काम की चीज आएगी। मैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहा हूं, मैं वर्क पढ़ रहा हूं भाई, वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा हूं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि पाथ के इंडिपेंडेंट हो गया, और बढ़िया हो गया, आसान हो गया। इनिशियल और फाइनल देखना अपने कोई मतलब ही नहीं है ना, कि वो जलेबी बना रहा है, गोला गोला घूम रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आगे देखते हैं। एंड एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी यू आर, मतलब यू इज अ फंक्शन ऑफ आर, मतलब पोजीशन पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ लिखा है इज टू अ गुड अप्रोक्सीमेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लेनार्ड जोन्स पोटेंशियल फंक्शन। अच्छा, ये इतने बड़े बड़े नाम किया दिए गए ताकि 90% गिव अप कर दें कि ये बहुत भयंकर रहा होगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। उसके आगे लिखा है एक सिंपल सा, मुझे ये कुछ नहीं दिखता, मुझे दिखता है एक सिंपल सा फंक्शन, जिसको मुझे क्या करना होगा, आगे देखते हैं। आर कह रहे हैं डिस्टेंस है, बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस है तो आसान है मेरे लिए। आगे क्या कह रहे हैं, बिटवीन द टू एटम एंड यू नॉट एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट बोल दिया मतलब ये एक वैल्यू है, कांस्टेंट मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जब मुझे रेट ऑफ चेंज की बात होगी तो ये बदलने वाला नहीं है, जो कांस्टेंट है इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, कुछ भी कर लो।
वो जितना है उतना ही बना रहेगा, इसलिए उसका नाम कांस्टेंट है। ठीक, मतलब ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आगे करें, डेवलप एक्सप्रेशन फॉर द एसोसिएटेड फोर्स एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द एटम। इक्विलिब्रियम सब देखते ही दिमाग में आता है कि एफ नेट 0 हो जाएगा, खत्म करो, है ना। और सेपरेशन की बात होगी, जब एटम्स है तो अट्रैक्शन दोनों तरफ होगा। भैया हमने कुछ नहीं केमिस्ट्री पढ़ी, लेकिन इतना पता कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। उसका मतलब क्या होता है, वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ सुना था हमने, है ना। इतना ज्ञान पर्याप्त है मेरे लिए। जैसे ही फोर्स की बात होगी, पहले बोला था पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का एक ही रिलेशन है कि F is equal to rate of change of potential with respect to what position। इससे अच्छा क्या, इसने पहले ही पोटेंशियल किसका फंक्शन बना दिया, R का। डिफरेंशिएशन का सिंपल, सबसे सिंपल बेसिक मैथ में पढ़ाया मैंने कंसेप्ट कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़े उसी का फंक्शन होना चाहिए न्यूमरेटर में। जैसे जब हम लोग ये d by dx करते थे तो न्यूमरेटर में हम लोग यहाँ पर sin x लिखते थे, तो sin इज अ फंक्शन ऑफ x और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते थे हम लोग। तो नीचे जो वेरिएबल है वही वेरिएबल फंक्शन के अंदर पाया जाना चाहिए। और जब मैंने ध्यान से देखा तो क्वेश्चन ने सब कुछ करने के लिए, आसान करने के लिए पहले लिख दिया कि u इज अ फंक्शन ऑफ r, तो सीधे डिफरेंशिएट करना, मतलब पूरा इक्वेशन डराने के बाद ये समझ में आया कि चुपचाप इसको डिफरेंशिएट कर दो, आंसर निकल जाएगा। और डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक ही तो फॉर्मूला लगता है x टू द पावर, जिसका फॉर्मूला होता है n into x की पावर n minus 1। तो जो डर गया वो तो मर गया, और जो नहीं डरा वो 4 नंबर लेके घर चला आया, है ना। तो शुरू करो डिफरेंशिएशन। अब तो बेसिक मैथ है, तो बेसिक मैथ से ये क्वेश्चन लग रहा है, करके दिखाओ मुझे, आंसर बताओ। नहीं बंद करते, सुन लो, इक्विलिब्रियम भी बता ही देते, क्योंकि ये आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आप ही से निकलवाऊंगा और निकाल भी दोगे आप लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है। सुनना ध्यान से, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बोला मैंने, क्या बोला अभी बोला ना, इक्विलिब्रियम ध्यान में आए, शब्द कहीं भी देख लो आंख ऐसे बंद करो, जय माता बोलने की जरूरत भी नहीं है, सीधे उसको फोर्स को 0 कर देना। क्या करना, 0। मतलब जब अपन फोर्स का एक फॉर्मूला बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी बचेगा वही फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर फोर्स को कर देंगे 0, क्या कर देंगे, फोर्स को 0। सेपरेशन मतलब दूरी है, और r क्या है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा तो सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट, u तो कांस्टेंट, मतलब कोई नंबर है वो तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u एंड a निकाली जा सकती है, वही इसका आंसर है। तो पहला स्टेप आपको सिर्फ है डिफरेंशिएशन करो, दूसरा स्टेप है जो भी आया डिफरेंशिएशन के बाद उसको 0 से बराबर कर दो और r की वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। इतना ही करना है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। तो शुरू हो जाओ, देखते हैं कौन करता है पहले। क्योंकि नहीं करोगे कब तक बचोगे यार, छोटी छोटी चीजों से। अगर आप इससे भागेंगे बेटा तो कभी सीख नहीं पाएंगे। कब तक भागेंगे भाई, कर लेते हैं ना, कर ले, अभी हम करके दिखाएंगे, देखो तुम लोग कर लो। थोड़ा ट्रस्ट किया करो, पहले ही हार मान लेते हो कि नहीं होगा, पहले ही निगेटिव हो जाओगे तो कैसे होगा। देखो बेटा कितना आसान था, f इज इक्वल टू माइनस du अपॉन, जिसको कुछ नहीं आता है वो शांति से मेरे साथ माइनस को अलग करो, ठीक है, इसे ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, देखो साथ साथ में करना, फिर कुछ मत करो, d अपॉन dr, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ जरा बताओ मेरे साथ साथ, क्या है, a अपॉन r की पावर कितनी है, 12। फिर क्या है बोलो यार, a अपॉन r कितनी पावर है, 6। फिर ये ब्रैकेट ऐसे करके, ठीक है भाई, ठीक। अब देखना कैसे होगा यार, एक सिंपल सा मामला है, अगर 2/3 ऐसे लिखा हुआ है होल स्क्वायर, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का, लिख सकते हैं ना भाई, हर कोई लिख सकता है ये बात। तो जब मैं ध्यान से देखा, एक मैं मिस कर यार, तो हेल्प नहीं करते जरा सा, u नॉट भी तो था, उसको बेचारे क्यों छोड़ दिया, तो u नॉट को मैं बाहर ही ले लेता हूँ, है तो कोई नंबर ही ना, है ना, u नॉट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो हम लोग ये नीचे लिखी हुई प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, तो माइनस u नॉट, अब क्या होगा, d बाई डी आर, इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार और एक बार इससे, तो फिर से d बाई डी आर, ऊपर क्या जाएगा, a की पावर कितनी जाएगा बेटा, 12, ठीक, और नीचे क्या आएगा, r की पावर
चाहे तो इसको ऊपर कर लें, माइनस डी बाई डी आर क्या हो जाएगा, ए की पावर 6 अपॉन आर की पावर 6, चाहे तो इसको भी ऊपर कर लें, यही तो है ना। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है ना। तो इसका मतलब माइनस यू नॉट अगर इधर कर लिया जाए तो बचेगा क्या, a टू द पावर 12, तो सर एक नंबर था, इसको आप बाहर ले सकते हो और डिफरेंशिएशन कर सकते हो r टू द पावर माइनस 12, सही है। और यहाँ पर माइनस d बाई डी आर, ए की पावर 6 बाहर ले लो, हो जाएगा r की पावर माइनस, ठीक है। अब तो एक ही फॉर्मूला है, ये क्या बन गया, देखो वेरिएबल नीचे था वही सेम वेरिएबल यहाँ है, तो यहाँ पर पहले होता था x, यहाँ आ गया r, कोई दिक्कत नहीं है। तो r की पावर n, n के लिए कितनी माइनस 12, तो n आगे आ जाएगा, फिर n माइनस 1 करते हैं, तो देखो फॉर्मूला कैसा बन गया, तो माइनस यू नॉट ए टू द पावर 12 यहाँ आ गया माइनस 12 इंटू आर टू द पावर माइनस 12 माइनस माइनस, आगे देखो ये ब्रैकेट लग गया, फिर ये a टू द पावर 6, फिर यहाँ पर अगेन ब्रैकेट माइनस 6 इंटू आर की पावर माइनस 6 माइनस, यही तो होगा ना बच्चा, सबको आ रहा है। देखो ये जाएगा माइनस यू नॉट, इधर क्या बचेगा, a टू द पावर 12 इंटू माइनस 12 भाई इंटू आर टू द पावर माइनस 13, मैं नीचे ले जाऊँ क्या इसको, चलो एक स्टेप बाद ले जाऊंगा, ठीक है, माइनस a टू द पावर 6, फिर से माइनस 6 इंटू आर की पावर माइनस, गलत है तो बताना कहीं, ठीक है। अब मैं चाहूं तो माइनस 6 कॉमन ले लूं, बाहर एक माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 6 यू नॉट, अब ये प्लस में आ गया। अब देखना, अब ये r की पावर माइनस 13 को नीचे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, e टू द पावर 12 अपॉन r टू द पावर प्लस 13 माइनस, यहाँ क्या जाएगा e टू द पावर 6, देखो कहोगे कि ज्यादा माइनस नहीं प्लस करो, बेटा मैंने माइनस 6 बाहर निकाला तो माइनस रह गया अपनी जगह पर, तो a की पावर 6 अपॉन r की पावर प्लस, ठीक है। ये आ गया, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, ये तुमने किसका फॉर्मूला बना लिया, ये तुमने फोर्स का बना लिया। मैंने कहा यार ये पावर अलग अलग है, ऊपर नीचे एक कम है, तो मैंने कहा a का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, क्या कर दिया मैंने, a का मल्टीप्लाई और a का डिवाइड, क्या मैं इधर लिख दूं, ठीक है। देखना अभी तुम लोग का आंसर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया 6 u नॉट अपॉन a का मल्टीप्लाई कर दिया, तो a की पावर 12 क्या बन जाएगा, a की पावर 13, ठीक है, और नीचे क्या था r की पावर 13 ऑलरेडी था, फिर माइनस a की पावर 6 बन जाएगा a की पावर 7 और r की पावर 7 पहले से नीचे था, तो मैंने कहा इसको ऐसे मत लिखो यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एक साथ लिखो, तो a अपॉन r की पावर 13 कर दो और a अपॉन r की पावर 7 कर दो, गलत है क्या, ये क्या आ गया बच्चा, ये तुम्हारा फोर्स क्या आ गया, अब तुम्हें क्या निकालना है r, तो फोर्स क्या कर दोगे 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा फोर्स है, ये पहला आंसर इसका, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। फॉर r तो क्या हो जाएगा, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, f विल बी इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, तो a तो वैसे ही 0 हो गया, 6 u नॉट भी 0 हो जाएगा। चलो इन लोग को समझ नहीं आ रहा, जिसको नहीं आ रहा वो ध्यान से मेरे साथ देखिएगा, जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है वो साथ साथ में मेरे देखिए। बेटा देखो जब भी ऐसा कुछ होता है तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है ना, अगर आप चाहें तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के नीचे ले जाएं, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो मैंने क्या किया, इस 6 यूनिट अपॉन a को उठा के इधर फेंक दिया, तो जब इधर से करेंगे तो क्रॉस डिवीजन में आएगा, इसका लिए पूरा हो जाएगा 0। तो इससे मेरा बचा क्या, a अपॉन r की पावर 13 माइनस a अपॉन r की पावर 7 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया इस पूरे को, तो इसका मतलब बचा क्या, a अपॉन r की पावर 13 इज इक्वल टू a अपॉन r की पावर 7। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये दोनों सेम है, तो नीचे आएगा a ऊपर आएगा और नीचे, तो मैं इसको डायरेक्टली कैसे करके 1 ना कर दूं, ये तो 1 ही होगा ना, मैंने डिवाइड किया, तो a को a से डिवाइड करो तो 1 आएगा ना, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आया इसको, देखो देखो मैं करता हूं, कोई बात नहीं, मैं इस स्टेप को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके देखता हूं।
क्वेश्चन बस दिखने में डरावना था, ऐसा कुछ इसमें था नहीं। ठीक, तो देखो मैंने क्या कर दिया, इसको स्टेप्स बढ़ा दिए, तो इसका मतलब मैं वापस इसको लिख सकता हूँ a की पावर 13 अपॉन r की पावर 13, ये जाएगा a की पावर 7 अपॉन r की पावर 7। मैंने कहा बेटा इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना, तो ये क्या जाएगा a की पावर 13 इनटू r की पावर 7 अपॉन r की पावर 13। पावर का मतलब तो जानते हो, किसी चीज को जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे उतनी पावर। तो ये 7 बार ऊपर r है और नीचे 13 बार है, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। वेरी गुड, इज इक्वल टू क्या आएगा a की पावर 7। सही किया मैंने। तो अब इसका मतलब मैं इस r को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं और a को नीचे ले आऊं, तो क्या बन जाएगा r की पावर 6 बराबर क्या जाएगा a की पावर 13 बटे a की पावर 7। तो इसका मतलब 7 बार ही नीचे है और ऊपर 13 बार, तो बचे कितना 6। सही है ना भैया। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा a टू द पावर 6 की पावर 1/6। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये 9th का स्टेप है। जब पावर आप हटाते हो तो उसका इनवर्स, अगर LHS से हटाओगे तो RHS में चला जाएगा, RHS से हटाओगे तो हमें R की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने इसको इधर कर दिया, तो R की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्या मैंने कुछ मिस किया? चलो लिख लो भाई इसको। मैंने कुछ मिस कर रही है, मैंने यहाँ से 6 निकाला, तुमने कंप्लेन नहीं किया, यहाँ 12 था, 2 बचेगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कुछ खास गलत नहीं हुआ है, कुछ फर्क इतना पड़ेगा। ये आंसर यहाँ से ही हो गया, हर जगह 2 आ जाएगा, हर जगह से क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, और 2 के ऊपर पावर नहीं होगी, ये गलती मत करना। 2 तो नॉर्मल था ना। अरे देखो ना, यहाँ 12 मल्टीप्लिकेशन में था बाबू, देखो यहाँ पर, ये देखो 12 मल्टीप्लिकेशन था, तो -6 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो यहाँ पर भी 2 कर दो, बस डरने की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो सब कुछ जैसे किए एकदम सही किए, कुछ भी यहाँ गलत नहीं, बस यहाँ पर एक 2 का मल्टीपल ले आओ, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो जब पावर हटेगी तो यहाँ 2 के ऊपर भी तो पावर इनवर्स आएगी, बाकी सब सही है। सिर्फ हम लोग 2 भूल गए थे, कॉमन लिया जब हम लोग ने 6, तो 12 में 6 दूनी 12 होता है, तो 6 बाहर जाएगा तो 2 अंदर बच जाएगा, और -6 निकालोगे तो -12 में से +2 अंदर बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो आंसर कितना आया, ये आ गया r इज इक्वल टू a, क्योंकि देखो 6 है, पावर होगा तो कौन सा मान लग गया यहाँ पर, x की पावर m की होल पावर n, तो जगह x की पावर m इनटू, तो यहाँ 6 इनटू 1/6 क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, इनटू 2 की पावर 1/6, ये इसका आंसर है। यही गलती हुई थी मुझसे, जो कि मैंने ठीक कर दिया। गलती क्या हुई थी, ध्यान थोड़ा नहीं दिया। ठीक, ये हो गया बेटा, नोट कर ले, पीछे करे करो, हर जगह सही कर दिया ना, 2 लगा दिया ना हर जगह, यहाँ था ही नहीं, यहाँ पे, यहाँ था ही नहीं, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दो। ठीक है, बाकी सब जगह लगा दिया, 2 लगा दिया है, 2 लगा दिया, ठीक, परफेक्ट है। नोट कर ले, समझ में आया कि नहीं सबको। चलो, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में क्या पढ़ना है भाई, देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, बहुत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद अपन स्प्रिंग बैलेंस पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म ही है, अब तो सिर्फ हम लोग को सिर्फ सवाल लगाने ज्यादा ज्यादा। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कल मेरे पास, कौन भेजा था, वो सौर्य भेजा था। तो वो क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि पावर की बात हो रही थी,